गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम लोग ये जो केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 का ये जजमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपके पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश जुडिशियरी के लिए, जिसमें अगर आप इस बार देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्पेसिफिकली इस जजमेंट को अपने सिलेबस में इनपुट किया है, यह कहकर कि स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल गाइडलाइंस फॉर बेल डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है आज की डेट में, आज के टाइम पे। और अगर हम दूसरी सर्विसेज की बात करें तो फॉर दिल्ली, फॉर हरियाणा, फॉर बिहार, फॉर उत्तर प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम इस जजमेंट को आज डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ये आपका बेल के रिगार्डिंग जजमेंट है। अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं, थोड़ा रिवाइंड हम लोग करें, तो 2014 या 2013 से पहले क्या होता था कि अगर कोई भी केस कॉग्निजेबल होता है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, तो उस केस में पुलिस के पास क्या होता था, इमीडिएट राइट टू अरेस्ट। इमीडिएट राइट टू अरेस्ट मतलब कि अगर कोई भी एफआईआर लॉन्च होती है पुलिस के पास, तो उस केस में जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास वो देखता है पहले कि वेदर दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल होगा तो एफआईआर रजिस्टर करेगा और इमीडिएटली उसके पास राइट हो जाता है अरेस्ट करने का, जिसके अगेंस्ट आपकी एफआईआर लॉन्च हुई है। ये 2013-14 से पहले का जजमेंट है, पहले का जो भी आपकी प्रैक्टिसेस होती थी। उसके बाद एक जजमेंट आया था जिसको अगर हम बात करें तो जिस जजमेंट का नाम था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। तो ये जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है 2014 में आया है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कि ये डिफाइंड है कि अक्यूज्ड, जो भी अक्यूज्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम है, 7 years और लेस, तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस में आप इमीडिएट अरेस्ट नहीं करेंगे, आपको पहले उसको नोटिस सर्व करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी के अंडर आपको उसको नोटिस सर्व करना पड़ेगा और वो नोटिस क्या होगा कि आपके ऊपर ये एफआईआर फाइल हुई है और आपको इन्वेस्टिगेटिंग पर्पस के लिए इस डेट पे आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष पेश होना है। You have to present before the investigating officer on this date। ये होता है नोटिस, और अगर वो नोटिस का कंप्लायंस कर रहा है तो there is no need to arrest। There is no need to arrest that particular accused person। ये अरनेश कुमार ने बोला गया था। इसी प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा वाइडेंड किया है और ज्यादा ऑफेंसेस को कवर किया है और इस पर्टिकुलर जजमेंट को और ज्यादा क्लियर किया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल का राइट है
एक्यूज्ड का, उसको और उसका जो स्कोप है, उसका जो एरिया है, उसको और वाइड किया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ एक्यूज्ड, क्योंकि यह माना जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हमारे जो इंडियन लॉ का जो कंसेप्ट है, जो कोर कंसेप्ट है, वो कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इस वजह से आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर पनिशमेंट 7 साल से नीचे का है तो। इसी जजमेंट से पहले अगर देखें, सत्येंद्र कुमार अंतिल से पहले अगर एक और जजमेंट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आएंगे सत्येंद्र कुमार अंतिल के जजमेंट पे, जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक जजमेंट है आपका संजय चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का जजमेंट है ये। संजय चंद्रा वर्सेस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इट इज सीबीआई, सीबीआई। संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई में यह बोला गया था डेट पर्टिकुलर जो भी अरेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, हम अरेस्ट मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अरेस्ट क्यों करता है, वो अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए करता है टू प्रेजेंट द एक्यूज्ड इन कोर्ट। एक्यूज्ड उस डेट को, जिस डेट को कोर्ट ने एक्यूज्ड को बुलाया है, वो इंश्योर करने के लिए ही अरेस्ट किया जाता है। इस पर्टिकुलर संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई 2012 में बोला था। और अरेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन किसी और वजह से नहीं किया जाता है। ये एक टाइप का बेसिक प्रिंसिपल बताया है अरेस्ट का। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर हम इससे आगे प्रोसीड करें तो जो आपका सत्येंद्र कुमार अंतिल में क्या बोला गया है, चलिए अब आते हैं इस जजमेंट के ऊपर। देखिए, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, इस जजमेंट को सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए ही मत पढ़िएगा। इस जजमेंट को एक अपना बेल के रिगार्डिंग प्रॉपर जो भी कंसेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 4 कैटेगरी में ऑफेंसेस को डिवाइड करा है। 4 कैटेगरी में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। कैटेगरी ए में वो ऑफेंसेस आएंगे जिनका पनिशमेंट 7 इयर्स और लेस देन 7 इयर्स है। कैटेगरी बी में वो ऑफेंसेस आएंगे जिनका पनिशमेंट 7 इयर्स और मोर देन 7 इयर्स, जिसमें कि आपका डेथ भी आ जाएगा और जिसमें कि आपका कैपिटल पनिशमेंट भी आ जाएगा। ए और बी। अगर सी की बात करें तो सी वाले ऑफेंसेस में वो वाले ऑफेंसेस आएंगे इस कैटेगरी में जो स्पेशल एक्ट के अंडर कमिट करे गए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर जो आता है, एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। कोई भी कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस किया है तो ये स्पेशल एक्ट में कोई भी ऑफेंस है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी सी में डिफाइन किया है। And the last category which has been made by the Supreme Court, defined by the Supreme Court, is offenses affecting economy
ऑफ द कंट्री। जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं कंट्री के, वो आपके कैटेगरी डी में आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हवाला का कोई ऑफेंस हो गया, तो वो सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आएंगे। या ये आपकी 4 कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट ने बेल के रिगार्डिंग 4 कैटेगरीज में ऑफेंसेस को डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम अब इससे आगे बढ़े तो चलिए, अब अगर इससे हम लोग आगे प्रोसीड करें तो जस्ट अ सेकेंड, तो अब कैटेगरी ए की बात करते हैं। कैटेगरी ए, तो कैटेगरी ए में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपके कैटेगरी ए में हम लोग ने क्या पढ़ा था? 7 इयर्स और लेस पनिशमेंट। 7 इयर्स और लेस पनिशमेंट के कोई भी ऑफेंसेस हैं वो आपकी कैटेगरी ए में फॉल करेंगे। लेकिन इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है सुप्रीम कोर्ट ने। एक वो ऑफेंसेस जिसमें कि सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग या तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पहली हो गई। सेकंड, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी करते रहिए पॉइंट टू पॉइंट। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर हो इस पर्पस के लिए। थर्ड, टू प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस का टेम्पर ना हो, डेट मीन्स एविडेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, टू प्रिवेंट थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस टू द विटनेसेस, टू प्रिवेंट थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस टू द विटनेसेस। विटनेसेस को किसी भी तरीके का थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस ना हो। एंड फिफ्थ एंड लास्ट के, फॉर प्रॉपर ट्रायल, ट्रायल पूरी तरीके से प्रॉपर हो सके। अब ये 5 पॉइंट हैं क्या? इन 5 पॉइंट्स में पहला, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने। दूसरा, अगर कोई भी थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस से बचाना है विटनेसेस को। तीसरा, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस से बचाना है आपके एविडेंसेस को। चौथा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और पांचवा, ट्रायल प्रॉपर हो सके। इन केसेस में पुलिस के पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की। केवल इन केसेस में पुलिस के पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की जिनका पनिशमेंट 7 साल और लेस देन 7 है। केवल इन केसेस में पुलिस के पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की जिनका पनिशमेंट 7 इयर्स है या उससे लेस है। लेकिन इन केसेस में भी पुलिस जो है वो अपनी आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। इस केसेस में भी पुलिस को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे।
रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, उनको यह बताना पड़ेगा कि सर इस एक्यूज्ड को हमने इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि इसका जो भी एक्ट है वो ऊपर वाली कंडीशंस में फॉल कर रहा था, देयरफॉर वी हैड नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम अरेस्टिंग द पर्टिकुलर एक्यूज्ड। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है उसको अरेस्ट करने के अलावा, अगर हम वो 6 चीजों को प्रिवेंट करना है तो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर हम देखिए, जैसे हम लोगों ने क्या किया था अभी, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहां पे मैंने 2 चीज में डिवाइड करा था, पहली चीज तो ये वाली हो गई। अब मैं इसको दूसरी चीज में लेके चल रहा हूं। अब हम सेकंड वाले पॉइंट में आ रहे हैं कि कब कब पनिशमेंट जब 7 इयर्स है और लेस। पहले मैं आपको वापस से, चलिए इसको रिवाइंड कराता हूं, पहले इसको रिवाइज कराता हूं अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया। सत्येंद्र कुमार अंतिल में 4 कैटेगरी में ऑफेंसेस डिफाइंड है। कैटेगरी ए जिनका पनिशमेंट 7 इयर्स और उससे लेस है, कैटेगरी 2 जिनका पनिशमेंट 7 इयर्स और मोर है, कैटेगरी 3 जो आपके स्पेशल एक्ट्स में कवर हो रहे हैं, एंड कैटेगरी 4 जिसमें कि आपका कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा है। अगर कैटेगरी ए की बात करें, कैटेगरी ए भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो वो 6 कंडीशन, या तो पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, या थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस कोई बचाने के लिए विटनेसेस को, या टेम्परिंग ऑफ एविडेंस से रोकने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर ट्रायल के लिए। इस पर्पस में पुलिस के पास रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद अथॉरिटी है अरेस्ट करने की। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर अब इससे आगे बढ़े तो ये 7 इयर्स और लेस का जो कैटेगरी, जो इस पर्टिकुलर 6 पॉइंट्स में कवर नहीं हो रहा है, उसमें पुलिस ऑफिसर के पास हैव नो राइट फॉर इमीडिएट अरेस्ट। मैं यहां इमीडिएट वर्ड यूज कर रहा हूं, देखिए, तुरंत अरेस्ट करने की पावर, इमीडिएट अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर के पास इमीडिएट अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं है उस ऑफेंसेस में जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है और जो इन 6 कंडीशंस में लाए नहीं हो रहा है, उसमें उसके पास अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने की। अब इससे हम लोग आगे बढ़े। अब मान लीजिए पुलिस ऑफिसर्स के पर्सपेक्टिव से देखें कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि सर अगर हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये पर्सन कोर्ट में या इन्वेस्टिगेशन में, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमें सपोर्ट करे या उसमें हमें कोऑपरेट करे। तो उसी के लिए जो अरनेश कुमार में बोला था वही इसमें बोला है, सेक्शन 41A। कोर्ट कह रहा है आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए भी जस्टिस करेंगे, जिसमें कि पहले आपको अगर उनकी प्रेजेंस इंश्योर करनी है तो आप नोटिस दे दीजिए। आप उनको नोटिस दे दीजिए और नोटिस देने के बाद आप उनको यह बता दीजिए कि सर आपको कहां कहां कब कब आना है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और अगर वो पर्सन आ रहा है तो उसको अरेस्ट करने की ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि अरेस्ट करने का एक ही पर्पस है, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और वही पर्सन अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, तो उस केस में आपको उसको अरेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। देयर इज नो नीड टू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज कंप्लीटली एंड डिवोटेडली कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। यह चीज हो गई। अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो मान लीजिए 41 का कंप्लायंस हो गया है, उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को नोटिस सेंड हो गया है 41 के ए के अकॉर्डिंग, और अगर वो नहीं आ रहा है तो क्या उसके बाद पुलिस के पास इमीडिएट राइट बन जाता है कि जल्दी से उसके पास जाएं और उसको अरेस्ट करके आपके पुलिस स्टेशन में ले आएं? तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि नहीं,
आपके पास तब भी इमीडिएट अरेस्ट करने का राइट नहीं होगा। उस केस में फोर्थ वाला हिंदी में बता दीजिए, फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा था? अच्छा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाला कह रहे हैं आप नीरज जी? मैं आपको बता दूंगा, प्लीज आप इसमें वो वरी मत करिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा, वापस से रिवाइज कराऊंगा सारा। तो देखिए, अभी तक जब नोटिस सेंड करने के बाद पुलिस ऑफिसर यह कह रहा है कि सर वो तो अभी भी नहीं आया, हम तो आपकी गाइडलाइंस ही फॉलो कर रहे हैं, तो कोर्ट ने यह बोला उसके बाद भी आप उसको इमीडिएट अरेस्ट नहीं कर सकते। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सर हम क्या करें? तो कोर्ट ने बोला आप उनको पहले समन भेजिए पहले आप उनको, वही समन जैसे कि सीपीसी में सेंड किया जाता है, सेम एज अ फॉर्मल लेटर आप भेजिए, एक टाइप की इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपको कोर्ट में आना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आना है, या अगर इन्वेस्टिगेशन कुछ कोर्ट से रिलेटेड है तो आपको कोर्ट में आना है। तो उस केस के बाद मान लीजिए अगर वो समन पे भी नहीं आए, तो अगर वो समन देने के बाद भी नहीं आ रहा है, तब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? तब भी कोर्ट ने बोला आप उनके अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू करिए, जमानती वारंट इशू करिए उनके अगेंस्ट, इन विच ही कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। ये मैं उस ऑफेंस की बात कर रहा हूं जहां पे आपका पनिशमेंट 7 साल और उससे नीचे का है, जो आपकी इन 6 कैटेगरीज में नहीं आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें कोर्ट ने कहा कि आप उनको बेलेबल वारंट दीजिए। अब अगर वो बेलेबल वारंट के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तब भी एक और बेलेबल वारंट दीजिए। बेलेबल वारंट, ये आपका फर्स्ट हो गया, एंड दिस वन इज सेकंड बेलेबल वारंट। ये आपका सेकंड बेलेबल वारंट हो गया है। एंड एट लास्ट अगर वो बिल्कुल ही इसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, तब तो कोर्ट भी समझ जाएगा दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। तब कोर्ट ने लिबर्टी दे दी पुलिस ऑफिसर को कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप उनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू इशू कर सकते हैं। नाउ यू कैन इशू नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट दैट पर्सन। तो पहले क्या होता था, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में डायरेक्ट एनबीडब्ल्यू इशू हो जाते थे, बट नाउ अब क्या होता है, आपको दिस पर्टिकुलर, ये जो आपका फॉर्मेट है, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग टू दी एनबीडब्ल्यू। एनबीडब्ल्यू पे प्रोसीड करने से पहले आपको ये सारा चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ये आपकी बात हुई है, बिकॉज इसमें एक और चीज बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगर आप सेक्शन 60A भी पढ़ें तो उस केस में भी लिखा है कि अरेस्ट टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। इसका मतलब प्रोविजंस क्या कह रहा है, प्रोविजन तो 41A भी है कोड का, तो 41A का भी आपको अच्छे से कंप्लायंस करना ही करना है। ये आपका अभी तक कैटेगरी ए के बारे में बात कर रहा है, जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे नीचे का है, जो 2 केसेस में डिवाइडेड है। 1 वाले में 6 पर्टिकुलर ऑफेंसेस, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है पुलिस के सामने, कोई भी थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस को प्रिवेंट करना है, कोई भी आपको टेम्परिंग ऑफ एविडेंस से प्रिवेंट करना है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी है, इंक्वायरी ट्रायल प्रॉपर करना है, उस केस में आप रीजंस रिकॉर्ड करके अरेस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 6 कंडीशंस, आप उन केसेस में अरेस्ट नहीं कर सकते जो इन कंडीशन में फॉल नहीं हो रहा है, उसमें आपको यह पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और अगर इन एक्सेप्शनल केसेस अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप इमीडिएट अरेस्ट कर रहे हैं, देन स्पेशल रीजंस आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट हैज मेड दीज वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्पेशल रीजंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे जो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके इस एक्सटेंट तक कि विदाउट फॉलोइंग ऑल दीज पर्टिकुलर प्रोसीजर्स आपने
उनको क्यों अरेस्ट करा, स्ट्रॉन्ग स्पेशल रीजंस आपको लिखने पड़ेंगे अगर आपने अरेस्ट किया है तो। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर की जो जॉब है उस पर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा एंड ही कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली इस जजमेंट में बोला है। उसको उसकी नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा अगर उसने इस कंडीशन को बिना फॉलो करे अरेस्ट कर लिया है, विदाउट स्ट्रॉन्ग स्पेशल रीजंस को रिकॉर्ड करे हुए। यहां तक भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ओके नीरज जी, सो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इससे और आगे बढ़ते हैं तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और रिसेंटली अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट का तो नाम नहीं लूंगा, रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट के सेशंस जज को वापस से जुडिशियल एकेडमी की ट्रेनिंग पे भेज दिया है बिकॉज उन्होंने इस जजमेंट को फॉलो नहीं करा था बेल देने के लिए। यहां तक इस जजमेंट का इतना इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए अगर हम इससे आगे बढ़े तो कैटेगरी बी पे आते हैं। अब कैटेगरी बी जिसमें कि 7 इयर्स प्लस मोर, जिसमें कि आपका लाइफ प्लस डेथ भी आ जाएंगे। अब इसमें क्या करें, जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा का है, इसमें क्या करें। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को लिबर्टी कुछ एक्सटेंड कर दी है बिकॉज द पर्टिकुलर ऑफेंस इज मोर ग्रीवियस एंड सीवियर। इस केस में पुलिस ऑफिसर को लिबर्टी इसलिए दी है क्योंकि यह जो अपराध है ज्यादा जघन्य अपराध है। इस वजह से इसमें बोला है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं विद रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। आप अरेस्ट कर सकते हैं और इसमें अरेस्ट कर रहे हैं तो बस आपको रीजंस रिकॉर्ड करने हैं। ये आपके स्पेशल स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्पेशल रीजंस नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रीजंस रिकॉर्ड करना है जिसमें कि आपको ये मेंशन करना है कि दिस ऑफेंस इज 7 इयर्स और मोर। ये ऑफेंस 7 साल और उससे ज्यादा का है, देयरफॉर सर वी आर अरेस्टिंग दैट पर्सन बिकॉज दिस ऑफेंस इज मोर सीवियर एंड ग्रीवियस। बस आपको इसमें इतना करना है कैटेगरी बी में, जिसका पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है, जिसमें आपका लाइफ भी आ रहा है और जिसमें आपका डेथ सेंटेंस तक का भी पनिशमेंट आ रहा है। यह आपकी सिर्फ बात करता है कैटेगरी बी वाले ऑफेंसेस की। अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो कैटेगरी सी वाले ऑफेंसेस, कैटेगरी सी जिसमें कि स्पेशल एक्ट में करे हुए ऑफेंसेस आते हैं, लाइक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट या अदर कोई भी ऑफेंसेस हो गए लाइक कंपनीज एक्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 216 टॉक्स अबाउट एनी स्पेशल काइंड ऑफ ऑफेंसेस। वो आप एक बार देख लीजिएगा। उस पर्टिकुलर केस में जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं स्पेशल एक्ट में कवर हो रहे हैं लाइक पीएमएलए, एनडीपीएस और कंपनीज एक्ट, उस केस में जो भी उस पर्टिकुलर एक्ट की असेंशियल कंडीशन है उसमें भी उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना पड़ेगा। असेंशियल कंडीशंस ऑफ दैट एक्ट needs to be followed। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के वे में समझते हैं। सपोज क्या है कि किसी एक्ट में लाइक जितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बिफोर ग्रांटिंग बेल यू हैव टू हियर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर PMLA you have to hear PP, public prosecutor,
बिफोर ग्रांटिंग बेल। बेल ग्रांट करने से पहले आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना है। ये आपका स्पेशल एक्ट में बस कहने का मतलब ये है, जो भी स्पेशल एक्ट के अंडर कुछ भी स्पेशल कंडीशन लेट डाउन है वो भी पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना है। डेट कम्स अंडर कैटेगरी सी। एंड अगर लास्ट हम लोग कैटेगरी डी की बात करें, कैटेगरी डी, तो इस केस में आपका आता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो इसमें आपकी जो भी सोशो और इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है उसमें आपको स्पेशल रूल फॉलो करने पड़ेंगे। दैट मींस लाइक रीजन्ड डिसीजन देना पड़ेगा रिगार्डिंग बेल। रिगार्डिंग बेल या कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उसमें जो भी कंडीशन लेट डाउन है आपको वो रीजन फॉलो करना पड़ेगा। इतनी बात करता है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। इतनी बात करता है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। जस्ट अ सेकेंड। तो अब अगर इसको हम लोग एक बार रिकैप करें तो कैटेगरी 4 टाइप्स में है, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी की अगर बात करें तो 4 कैटेगरीज में ऑफेंसेस डिफाइंड हैं, जिसमें कि 7 इयर्स और लेस, 7 इयर्स और मोर, एक आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड एक आपका स्पेशल एक्ट। 7 इयर्स और लेस में आपको 6 कंडीशन में फॉल कर रहे हो, अरेस्ट कर लीजिए, रीजंस रिकॉर्ड कर दीजिए। अगर नहीं है उस कंडीशन में देन स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद ही अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पहले समन भेजना पड़ेगा, देन बेलेबल वारंट, देन बेलेबल वारंट, देन नॉन बेलेबल वारंट। कैटेगरी बी में 7 इयर्स और मोर में आपको रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। कैटेगरी सी में स्पेशल एक्ट में स्पेशल कंडीशन कोई भी लेट डाउन है तो उस केस में भी आपको स्पेशल कंडीशन का फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। एंड कैटेगरी डी में इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आपको जो भी लाइक रीजन डिसीजन जो है वो करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो आपका जजमेंट है ये आपका इतनी बात करता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल लॉ के पेपर में देखेंगे तो उन्होंने स्पेसिफिकली इसको लेट डाउन किया है, दैट रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग बेल। आप देखिएगा सिलेबस। तो इसलिए हमने आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में केस सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डील किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन ऑन टारगेट फॉर IQ। थैंक यू।